स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, बेसिक आइडेंटिटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हम लोग सीखेंगे क्या चीज, आज क्या देखेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से पहले कल की कुछ बातें जो कल हमने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद उसमें चलेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस हुआ और ये आपका एक्स एक्सिस। कल आप लोगों ने देखा था कि थीटा जो एंगल ले रहे थे वो किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के जो ऊपर जो एंगल होगा बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जैसे कल थोड़ा सा अगर मैं इधर डिस्कस करूं साइड में तो ध्यान से देखो, ये सर्कल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक एंगल लिया था यहाँ पर थीटा और ये ओपी हो गया था, है ना। तो अगर ये ओपी जो ये ओपी है, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इस एक्स एक्सिस पर एंगल जो होगा वो जीरो होगा। या तो यूँ समझो कि जो हम लोग एंगल मेजर करना स्टार्ट करेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ करेंगे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहने का मतलब ऐसे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये ओपी लाइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो एंगल जीरो होगा, मतलब यहाँ जीरो एंगल होगा, यानी जीरो रेडियन में हम लोग बात कर लें बच्चों, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो π/2 होता है। आपको एक और बात आप लोगों को बताया गया है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो प्लस होगा और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो माइनस होगा। ठीक, तो बच्चों अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो रेडियन एंगल है और हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करके वाई एक्सिस पर जाएं तो 0 + π/2 आ जाएगा बच्चों। और फिर इस तरह से मूव करें π/2 में ए वाला एंगल फिर ऐड होगा कितना, π/2, तो π/2 + π/2 यहाँ आ जाएगा बच्चों पाई। फिर इस पाई में आप π/2 ऐड करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका 3π/2। अब 3π/2 में बच्चों π/2 ऐड करोगे तो आप अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे और एंगल क्या हो जाएगा, 2π। फिर आप 2π में π/2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5π/2। 5π/2 में π/2 ऐड करो 3π, 3π में π/2 ऐड करो 7π/2 और 7π/2 में फिर π/2 ऐड करो तो आ जाएगा आपका 4π। 4π में फिर से π/2 ऐड करो तो ये आ जाएगा बच्चों 9π/2। यहाँ आ जाएगा 5π, यहाँ आ जाएगा इसी तरह से 11π/2, यहाँ आ जाएगा बच्चों 6π। और इस तरह से आप इनफाइनाइट टाइम्स घूम सकते हो। तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, मतलब घड़ी के हैंड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर घूमते हो तो आप एंगल हमारा क्या होगा, प्लस होते जाएगा। और अगर हम लोग यही क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल हमारा माइनस होते जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा प्लस वाला। अब देखो हम लोग मूव करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो यहाँ से करते हैं, मतलब जीरो एंगल से। तो जीरो से क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो अब बच्चों माइनस होगा, यानी जीरो में से π/2 माइनस होगा तो ये -π/2 हो जाएगा। अब -π/2 में से बच्चों π/2 को माइनस करोगे
तो ये माइनस पाई आएगा। फिर माइनस पाई में से π/2 माइनस करोगे तो यहाँ आएगा बच्चों -3π/2। डन। चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आएगा -3π/2। ओके बच्चों, फिर -3π/2 में π/2 माइनस करोगे बच्चों तो ये -2π आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर -5π आ जाएगा। यानी -π/2 करते जाओ, आपको एंगल्स मिलते जाएंगे। देखो -7π/2 आएगा, फिर -4π आएगा, फिर इसी तरह से -9π/2 आएगा। यहाँ आ जाएगा बच्चों -5π, इसी तरह यहाँ आ जाएगा बच्चों -11π/2 और यहाँ आ जाएगा इसी तरह बच्चों -6π, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो बच्चों कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल है वो देखो क्या है, 0 है, फिर +2π और -2π है, +4π और -4π है, 6π और -6π है। यानी क्या है, इवन इंटीजर है ना। देखो 0, 2, 4, 6, -2, -4, -6 ये सभी क्या है, इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर और मल्टीप्लाई हो गया है पाई। सिमिलरली देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ऑड इंटीजर है, +1, -1, +3, -3, +5, -5। तो ये आपका हो गया बच्चों ऑड इंटीजर। देखो यहाँ पर y पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल होगा वो ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल होगा वो इवन इंटीजर ऑफ पाई होगा। मतलब ये एंगल पाई का मतलब समझे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये वाला जो एंगल है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई है। ठीक है, ये 3π मतलब समझा। 3π का मतलब हुआ एक बार पूरा घूम गया, एक बार पूरा घूमा। चलो यहाँ से समझाते हैं, देखो अलग डायग्राम बना के। देखो बेटा ये पाई हो गया एंगल, ये क्या हुआ पाई। आप कहोगे सर 3π, मतलब यहाँ जो पाई लिखा है इसका मतलब ये टोटल एंगल पाई। आप बोलोगे सर 3π, तो 3π का मतलब क्या हुआ, एक बार पूरा घूमा। तो एक बार पूरा घूमते हैं ना एक चक्कर, तो एंगल बनता है टोटल 2π। और फिर यहाँ आके मैं रुक गया, तो ये एक चक्कर पूरा 2π और फिर पाई, मतलब 3π एंगल हो गया। समझ रहे हो बात को ना। तो यहाँ पर जो एंगल लिखा है वो मतलब पूरा यहाँ यहीं से मेजर होना है, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आप ध्यान में रखो कि एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर जो एंगल लिखा गया है ये क्या है, 159 मल्टीप्लाइड बाय π/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखो सभी एंगल में 4 का डिफरेंस है, मतलब 1 + 4 5, 5 + 4 9, चाहे ऊपर में देख लो -3 -7 है ना, 4 का डिफरेंस है। इसी तरह आप देखोगे यहाँ 4 का डिफरेंस है। तो 4 का डिफरेंस है बच्चों। तो इसको हम लोग अगर देखो ध्यान से, अगर n को हम लोग बच्चों इंटीजर मान लेते हैं, n हमारा इंटीजर है, तो 2n हमारा हो जाएगा इवन इंटीजर। इवन इंटीजर किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए। देखो 2 से कट जा रहा है। और अगर इवन में 1 ऐड कर दें, जैसे 2n में 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका ऑड इंटीजर। ये क्या बन गया बच्चों, ऑड इंटीजर। ठीक बात। तो आप एक चीज़ देखो कि ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इवन इंटीजर ऑफ पाई, इसको हम लोग शॉर्ट में 2nπ लिख सकते हैं, 2nπ। इसी तरह हम लोग ऑड इंटीजर ऑफ पाई को, ऑड मतलब 2n + 1 और इंटू पाई, तो इसको 2n + 1 इंटू पाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी एंगल है बच्चों देखो सभी π/2 का मल्टीपल है, सभी π/2 का मल्टीपल है। और π/2 के साथ जो इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ है वो 159 वगैरह है। अब जैसे 9 को डिवाइड करोगे अगर 4 से, क्योंकि 4 का डिफरेंस है, इसीलिए 9 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो देखो रिमाइंडर 1 आता है। इसीलिए इस एक्सिस पे जो भी एंगल होगा उसको जनरल फॉर्म में 4n + 1 इंटू π/2 लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में। और यहाँ पर भी बच्चों इसको 4 से अगर डिवाइड करो जैसे 7 को, तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 3। और अगर 7 को 4 से डिवाइड करें
और 4 का टेबल एक बार आगे पढ़ दिया जाए, जैसे 7 को डिवाइड करते हैं अगर हम कितना से 4 से, तो 4 2 जा 8 लिख दूं तो 7 में -8 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी रिमाइंडर -1 बचा। तो इस एक्सिस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n-1 इंटू π/2, करेक्ट। अब दूसरी बात सोचो, यहाँ से ऑब्जर्व करो कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आया है वो इवन इंटीजर इंटू पाई आया है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल है वो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर वो ऑड इंटीजर इंटू पाई है। अगर हम लोग इवन और ऑड को मिला दें तो सारे इंटीजर्स यानी ऑल इंटीजर्स आ जाते हैं। तो ये पूरा जो इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए बच्चों एन पाई, जो एन पाई है आपका, ये कहाँ पर है? ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ पर है ये? एन ऑन एक्स एक्सिस। ये एन क्या चीज़ है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो बच्चों, तो देखो 1 इंटू π/2, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, यानी ये y एक्सिस पर ऑड मल्टीपल ऑफ एंगल आ रहा है। y एक्सिस पर क्या आ रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ एंगल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ज़्यादा अच्छा होगा कि y एक्सिस पर जो एंगल है देखो ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय π/2 है। y एक्सिस पर जो एंगल है, जो भी ऊपर या नीचे दोनों मिला करके आप ऑब्जर्व करो, ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय π/2 है, मतलब 2n+1 दिस इज ऑड और मल्टीप्लाइड बाय π/2, मतलब ये वाला जो एंगल है भैया ये कहाँ लाई करेगा? ऑन y एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? ऑन y एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है दो कि n पाई जो एंगल है वो x एक्सिस पर और 2n+1 π/2 है वो एंगल x एक्सिस पर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर आपके पास एंगल लिखा हुआ है, जैसे मैं बोलूं कि भैया बताओ कि ये वाला एंगल कहाँ होगा, जैसे 3π/2, तो जैसे हम देखते हैं कि ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय π/2, ये कंफर्म हो गया कि कहाँ पर है ये एंगल? y एक्सिस पे है। अब y एक्सिस दो है, एक पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। तो ये एंगल 3π/2 कहाँ होगा? पॉजिटिव पे होगा या नेगेटिव पे? तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों कि 3π/2 नीचे है, तो हम बोल सकते हैं ऑन नेगेटिव y एक्सिस। देखो बच्चों, एक राउंड जो है ना, एक राउंड आपको याद रखना है एंगल, मतलब एक राउंड एंगल याद रखना है, कहने का मतलब कि भैया आप एक कंप्लीट साइकिल याद रखना कि यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 2π होता है। इसी तरह एक राउंड जिससे आप प्लस में याद रखिए और एक राउंड आप इसके क्लॉकवाइज में भी याद रखिए। तो 0 यहाँ बेटा -π/2, यहाँ -π और यहाँ -3π/2, करेक्ट, और यहाँ -2π। तो एक प्लस और एक माइनस का याद रखिए, ठीक है। एक राउंड याद रखिए, उसके बाद हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे बच्चों किसी ने आपसे पूछा कि 19π/2 एंगल कहाँ लाई करेगा, तो अगर ऑड इंटीजर यानी ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय π/2 है तो ये तो कन्फर्म है कि ऑन y एक्सिस है एंगल। ये चीज़ कन्फर्म है बच्चों कि जो एंगल है वो आपका y एक्सिस के ऊपर है, बट कौन सा y एक्सिस पे है? पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस? तो इसको चेक करने के लिए ध्यान से समझना मेथड क्या है। इसको चेक करने के लिए कि पॉजिटिव y एक्सिस पर है या नेगेटिव y एक्सिस पे, जैसे ये 2n+1 π/2, ये कौन सा एक्सिस पे जाएगा? y एक्सिस पे जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पे या नेगेटिव? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का कि ये जो ऑड इंटीजर है इसको 4 से डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड करोगे? 4 से। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में लगता है और ये -1 बचता है। मतलब देखो 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचना चाहिए या तो -1 बचना चाहिए। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बच्चों -1 बचता है तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा? ऑन नेगेटिव y एक्सिस। देखो
4 से हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आया आपका वो -1 आया। और अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर -1 आता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और +1 आता है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4 से डिवाइड करने पर। कहोगे सर रिमाइंडर 2 और 3 भी आ सकता है। अगर रिमाइंडर 2 और 3 आएगा तो जरूर ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। अभी जैसे बच्चों और आप लोगों से मैं पूछूं सबसे, जैसे 2013 π/2, ये कौन सा, देखो ये ऑड इंटीजर इनटू π/2 है। तो ऑड इंटीजर इनटू π/2 है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाली जो एंगल है ये वाई एक्सिस पर होगा। ये एंगल कहाँ होगा बच्चों, वाई एक्सिस पर होगा। तो कौन सा वाई एक्सिस, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो बहुत ही सिंपल है चेक करना। 4 से आप 2013 को डिवाइड कर दो। देखो बच्चों जब आप 4 से डिवाइड करोगे 2013 को तो 5 टाइम्स में लगेगा, 20 हो गया। फिर यहाँ 0 कॉपी कर लेते हैं, ये 13 आया, 3 12 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा, 1। अगर आपका रिमाइंडर 1 बचा तो ये ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ओके, तो आप लोग सीख गए कि अगर ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय π/2 रहा तो दैट इज 100% कन्फर्म दैट दिस एंगल विल बी ऑन वाई एक्सिस। ओके, और अगर हमें चेक करना है कि कौन सा वाई एक्सिस पर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, देन यू शुड डिवाइड द इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स बाय 4, एंड इफ आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर इज +1 देन एंगल वुड बी ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, और रिमाइंडर, और इफ रिमाइंडर इज -1 देन एंगल वुड बी ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो ये बहुत ही आसान चीज था। अब जैसे ये सब बातें करो, अगर मैंने लिख दिया भैया 15 पाई, तो ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई, देखो पाई वाला जो एंगल है वो आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के ऊपर है। पाई वाला जो एंगल है बच्चों वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। और देखो, और क्या देखो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो एंगल है वो ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई है, ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो आप देखो बच्चों कि ये वाला जो 15 है ये आपका ऑड है और मल्टीप्लाइड बाय पाई है, तो ये कहाँ एंगल होगा, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब जैसे बच्चों मैंने लिख दिया 112 पाई, तो अब बताओ बच्चों ये इवन है, ये तुम्हारा इवन हुआ, तो इवन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई, एंगल कौन सा एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो ये एंगल कहाँ जाएगा, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो मैंने अभी समझाया आपको, देखो एकदम पूरा क्लियर है। तो इस चीज को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर इस चीज को डायरेक्ट माइंड में रख लेते हो कि 2n+1 पाई एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, 2n पाई जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, 4n+1 इंटू π/2 एंगल है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 4n-1 π/2 जो एंगल है वो नेगेटिव वाई एक्सिस। 4n+1 का मतलब आप लोग 10th क्लास में इस तरह से पढ़ा होगा, ये सारे यूक्लिड लेमा में, यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ये जानते हो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये पूरा कट जाएगा इधर और ये +1 बचेगा। ये +1 जो है ना ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये सभी को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो भैया रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यही नीचे जो एंगल है जैसे 11 π/2, जैसे बच्चों 11 π/2, अगर 11 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। आप कहोगे सर हमने तो आज तक रिमाइंडर -1 पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो भैया टेबल को ना एक बार आगे पढ़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ में चेक करने के लिए हम लोग ऐसा यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब बच्चों आप लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है जानते हो, आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, कि साइन जो होता है, साइन है ना, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, ये मालूम है आप लोगों को।
अब तुम सोचो ये जीरो एंगल कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर साइन का वैल्यू जीरो होगा। यानी देखो जीरो एंगल मेजर करने का मतलब क्या हुआ कि OP जो है, जो ये OP है यानी थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जीरो बना रहा है। ठीक, तो भैया जब भी ये OP एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो साइन का वैल्यू जीरो ही होगा। ये चीज़ मैंने कल समझाया था। जीरो क्यों होगा? क्योंकि साइन का जो रियल डेफिनेशन होता है वो y बटे रेडियस होता है, और रेडियस हमने यूनिट सर्कल माना था 1, तो साइन बराबर y, और y क्या था? y क्या था? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी ये पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर रहेगा, सोचो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना, अगर ये पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो जब वो पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो कौन कौन सा एंगल बनेगा? जीरो बनेगा, 2 पाई बनेगा, 4 पाई बनेगा, 6 पाई बनेगा, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई। तो कहने का मतलब ये सभी एंगल पे साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी साइन जीरो बराबर साइन 2 पाई बराबर साइन 4 पाई बराबर साइन 6 पाई बराबर, ये सभी वैल्यू क्या आएगा बच्चों? जीरो ही आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर भी जब ये पॉइंट P यहाँ पर भी आएगा इस जगह पे, तब भी तो ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। मतलब पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जीरो हो जाएगा जब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब जब पॉइंट P एक्स एक्सिस पर होगा तब भी साइन का वैल्यू जीरो होगा। यानी साइन पाई, साइन 3 पाई, साइन 5 पाई, ये सभी वैल्यू बच्चों जीरो आएगा। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि साइन का जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि साइन एक साथ, मतलब पूरे को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल होता है? n पाई। सो साइन n पाई इज जीरो। ये बात हम लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, साइन n पाई हमेशा क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह आप लोग जानते हो बच्चों कि कॉस π/2 मतलब cos 90 डिग्री जीरो होता है। क्लियर? तो cos 90 डिग्री यानी π/2 कहाँ है? y एक्सिस पर है। तो अगर cos π/2 जीरो है, मतलब π/2 पे जीरो है cos, तो ये सभी एंगल पे जीरो होगा। और अगर ऊपर जीरो है वैल्यू तो इसके जस्ट अपोजिट भी जीरो होगा बच्चों। तो कहने का मतलब पूरे y एक्सिस पर cos का वैल्यू जीरो होने वाला है। यानी हम लिख सकते हैं कि cos 2n + 1 इंटू π/2 इज ऑलवेज जीरो। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बोलो, हमेशा क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। ठीक है, चलो आप लोग ध्यान से देखते रहो आराम से। अब देखो आगे, आगे देखो आगे। आप लोगों ने ये भी पढ़ा बच्चों कि tan π/2 डिफाइन नहीं होता है लास्ट क्लास में। अब तुम सोचो कि ये π/2 एंगल कहाँ है? अगेन y एक्सिस पर है। तो इसका मतलब y एक्सिस पर जितना भी एंगल है, चाहे ऊपर है या नीचे है, उस एंगल पे ये tan डिफाइंड नहीं होगा। अब y एक्सिस पर जो एंगल्स लाई करता है उसका जनरल फॉर्म क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्म, 2n + 1 इंटू π/2 है। तो भैया 2n + 1 इंटू π/2 पे 2n + 1 π/2, ये भी डिफाइंड नहीं होगा। ये भी क्या नहीं होगा बच्चों? डिफाइंड नहीं होगा। ये भी बच्चों डिफाइंड होने वाला नहीं। अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया आपको कि रेडियन मेजर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस पर क्या क्या एंगल्स होगा, और जनरल फॉर्म में आपको लिख करके मैंने बता दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये बेसिक है। आगे तो ट्रिग्नोमेट्री में केवल फॉर्मूला है, कुछ समझने वाला उतना चीज़ नहीं है, और जो भी चीज़ समझने वाला आगे वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बच्चों। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको आप जितना ज़्यादा देखो उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। ठीक है,
अब बच्चों जैसे देखो डिग्री मेजर में हम लोग बात करें, कौन सा मेजर में, डिग्री मेजर में। थोड़ा सा मैं डिग्री मेजर की कहानी भी बता देता हूँ कि डिग्री मेजर में, ये डिग्री मेजर में अगर डिग्री में हम लोग बात करें तो यहाँ 0 डिग्री। अब फिर देखो 90 डिग्री एंगल होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, अगर इधर मूव करेंगे तो प्लस करेंगे और इधर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो माइनस। 0 + 90 इज 90, 90 + 90 इज 180 डिग्री, 180 + 90 इज बच्चों 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। बस बच्चों आपको ना एक साइकिल याद रखो, 0, 90, 180, 270, 360, आगे आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। आप इस तरह घूमते रहो इनफाइनाइट टाइम्स और हर एक घर को, हर एक क्वाड्रेंट को पास करोगे तो 90 90 ऐड करते रहो। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो, क्लॉकवाइज, तो 0 माइनस ये 90 हो जाएगा, यानी -90 डिग्री नीचे होता है, -180 डिग्री यहाँ है और -270 डिग्री यहाँ पर है आपका और -360 डिग्री यहाँ पर है। बस तुम एक साइकिल याद रखो इस तरह से डिग्री मेजर में, क्योंकि डिग्री मेजर में याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आगे 90 90 ऐड होते जाएगा तो बड़ा होते जाएगा। लेकिन रेडियन मेजर में आप आसानी से याद रख सकते हो, कितना बढ़िया है। देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और 4n + 1 π/2 वाला एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस पर और 4n - 1 π/2 वाला नेगेटिव वाई एक्सिस पर। बहुत ही आसान है रेडियन मेजर में याद करना, ठीक है। तो ये सारे मैंने बेसिक बताया, अब इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जान लेते हैं। अब बच्चों अभी मैं उसको साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो इसका ज़रूरत था, इसका हमें ज़रूरत था, इसीलिए मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब मैं बेसिक आइडेंटिटीज की बात करने वाला हूँ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि sin थीटा × cosec थीटा = 1 होता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये हमेशा सर 1 होगा? कभी सोचा आपने? देखो बच्चों आप लोग को पता है ना cosec 0 डिफाइंड नहीं होता है। आप लोग को मालूम है बच्चों कि cosec 0 नॉट डिफाइंड, और 0 कहाँ है बच्चों? cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। और देखो बच्चों 0 कहाँ है? 0 एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर cosec डिफाइंड नहीं है तो नेगेटिव पे भी नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों sin थीटा × cosec थीटा = 1 हमेशा नहीं होता है। ध्यान में रखना है कि थीटा जो है, ये जो एंगल है, ये भैया n π नहीं होना चाहिए, क्योंकि cosec 0 नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब 0 कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो भैया cosec n π विल नॉट बी डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा ये भी। और जब डिफाइंड ही नहीं होगा n π पे cosec, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमेशा डिफाइंड है ना। हम लोग थोड़ा सा 10th क्लास से आगे की बातें समझ रहे हैं। 10th क्लास में तो हम लोग डायरेक्ट इसको याद रख लेते थे, sin × cosec = 1। हम सोचते थे कि हमेशा होता है, बट अब देखो हमेशा नहीं होता है। ये थीटा n π के इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि n π पे ये cosec डिफाइंड नहीं होता है। अब देखो आगे सेकेंड, इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा कि cos थीटा × sec थीटा सर क्या होता है? 1 होता है। अगेन बच्चों आप लोग को पता है कि sec 90 डिग्री यानी π/2 नॉट डिफाइंड nd, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब ये भी डिफाइंड नहीं होता है। तो π/2 एंगल कहाँ पर है? y एक्सिस पर है ना। तो इसका मतलब y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल में? 2n + 1 × π/2 बोलते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब बच्चों sec 2n + 1 × π/2 अगेन नॉट डिफाइंड होगा, और नॉट डिफाइंड होगा तो cos थीटा × sec थीटा जो = 1 लिखते हैं बच्चों, ये हमेशा नहीं होगा। ये तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं हो। दैट इज डिफरेंट। यही सब चीजें हैं, यही सब कॉन्सेप्ट आपको टफ क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह, समझा कि नहीं? देखो बोर्ड के एग्जाम में तो यहीं तक सीमित हो जाता है, लेकिन जैसे बच्चों आप IIT और NIT के बारे में सोचते हो, ND एग्जाम्स के बारे में सोचते हो, देन यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स बिहाइंड द
फॉर्मूला, सभी फॉर्मूला जो लिख रहे हो आप भैया, कोई भी फॉर्मूला आप रटते हो तो आंख बंद करके मत रटा करो, आंख बंद करके कभी भी फॉर्मूला मत रटो। वो फॉर्मूला में जो जो भी चीज़ दिया है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना चाहिए आपको। अगर उस फॉर्मूले के बारे में आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बच्चों, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील कर सकते हो। तो यहाँ cos थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा 1 नहीं होता है प्यारे बच्चों, थीटा 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे बच्चों, फिर पढ़ा आप लोगों ने क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आपको पता है बच्चों tan थीटा जो है वो 2n+1 पे डिफाइन नहीं होता है, 2n+1 इंटू π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। लेकिन आपको एक बात ये भी पता है बच्चों कि कॉट भी 0 पे नहीं डिफाइंड होता है, क्योंकि कॉट 0 क्या होता है, देखो कॉट 0 क्या होता है, अगर tan 0 0 तो कॉट 0 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/0 डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों थीटा का वैल्यू n π भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2n+1 इंटू π/2 पे tan डिफाइंड नहीं है, तो थीटा इक्वल टू n π पे ये कॉट डिफाइंड नहीं है कि नहीं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बोलो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे, अब बच्चों देखो 4th नंबर आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो साइन और कॉस थीटा हमेशा डिफाइंड होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ थीटा का वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर। 5th पॉइंट बच्चों, sec² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा। ये जान रहे हो आइडेंटिटी ना। चलो मैं इसका बेसिक आइडेंटिटी लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ डिटेल में। आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमेशा नहीं होता है, सेक थीटा और tan थीटा देखो 2n+1 π/2 पे सेक थीटा और tan थीटा डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ भी थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। एंड 6 नंबर, अब देखो एक बात बता देते हैं, इससे कितना फॉर्मूला निकल सकता है आपका, यहाँ से आपका निकल सकता है कि sec² थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा, और क्या निकल सकता है बच्चों, sec² थीटा ये +1 इधर ले आओगे तो -1 बराबर tan² थीटा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दो कि ये a² इंटू b² जैसा दिख रहा है, a² माइनस b² जैसा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। और फर्दर यहाँ से हम देखें तो वी कैन राइट सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। और आप लोगों को याद है 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा गिवन है, तो आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। तो इस बात को आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखोगे बच्चों, क्योंकि ये आपको कभी ना कभी काम देगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज आप लोगों ने और क्या पढ़ा है देखो बच्चों ध्यान से। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और सब बढ़िया है। जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। और एडमिशन चालू है 11th क्लास के लिए, IIT JEE के लिए, नीट के लिए, तो आप ज़रूर एडमिशन लीजिए, ठीक है। आप देखो बच्चों 6 नंबर पॉइंट, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कितना 1, और ये भी तभी डिफाइंड होगा जब थीटा का वैल्यू n π नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है cosec थीटा और cot थीटा n π पे डिफाइंड नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ से आप 3 फॉर्मूले निकाल सकते हो इस तरह से
कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अगेन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट वन इज, जैसे हम लोग इसको निकाले ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसा है ये, तो ये भी उसी की तरह है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसा दिख रहा है। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कंडीशन इज अप्लाइड, यही कंडीशन है आपके लिए कि थीटा n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। दो नया आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो IIT JEE वगैरह के बारे में सोच रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। यू कैन प्रूव दिस, आप इसको प्रूव कर सकते हो। टेन को चेंज कर लेना साइन बाई कॉस में, टेन को चेंज कर लेना साइन बाई कॉस में, सिंप्लीफाई करोगे ये चीज़ आएगा आपका, ठीक है। 8 नंबर सिमिलरली एक और फॉर्मूला है इसी टाइप का, और वो क्या चीज़ है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हियर, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना है स्पेशली, ठीक है। तो ये मैं आपको आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाया। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों।